रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जिस टाटा ग्रुप का लोहा पूरी दुनिया मानती है, उसकी नींव 19वीं सदी में जमशेद जी टाटा ने रुई बेचने से शुरू की थी। आज के इस वीडियो में कहानी टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी टाटा की। समुदाय के पादरी थे और नाम था नौशेर वांजी और मां का नाम था जीवनबाई टाटा। पारसी पादरियों के अपने खानदान में नौशेर वांजी पहले पारसी थे जिन्होंने बिजनेस में कदम रखा। किस्मत उन्हें बंबई ले आई, जहां 14 साल की उम्र में जमशेद जी भी पिता के साथ कारोबार में उतरे और साथ ही साथ बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला ले लिया। और तभी हीराबाई दबू से उनकी शादी हुई और ग्रेजुएशन के बाद पिता के कारोबार में पूरी तरीके से जमशेद जी टाटा उतर गए। ये वो दौर था जब 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने कुचल दिया था। हिंदुस्तान पर ब्रिटेन की महारानी का कब्जा था और देश पर उन्हीं का शासन चलता था। उन दिनों 29 साल की उम्र में साल 1968 में 21,000 रुपए की लागत से जमशेद जी ने अपना कारोबार शुरू किया। शुरुआत हुई एक दिवालिया तेल कारखाना खरीदने से, जिसे उन्होंने एक रुई कारखाने में बदल दिया। नाम रखा अलेक्जेंडर मिल और फिर 2 साल बाद मोटे मुनाफे के साथ इस मिल को बेच दिया। और इसके बाद जमशेद जी ने नागपुर में एक रुई कारखाना खोला और इसका नाम रखा इम्प्रेस मिल। इम्प्रेस का मतलब होता है महारानी। दरअसल उन दिनों ब्रिटेन की महारानी का हिंदुस्तान पर शासन चलता था, उनकी हुकूमत चलती थी और जमशेद जी ने अपनी नई कंपनी का नाम एक तरीके से महारानी को समर्पित कर दिया। हालांकि उन दिनों तक भी जमशेद जी को बंबई के कारोबारी छोटा व्यापारी ही समझते थे, लेकिन नागपुर में लगाई इम्प्रेस मिल इस भ्रम को तोड़ने वाली थी। जमशेद जी ने जब नागपुर में कॉटन मिल लगाई, तब बंबई के टेक्सटाइल नगरी एक तरीके से बंबई को कहा जाता था और ज्यादातर कॉटन मिल बंबई में ही थी। इसलिए जब जमशेद जी ने नागपुर को चुना तो उनकी बड़ी आलोचना हुई। लेकिन इसके पीछे उनका तर्क ये था कि कपास का उत्पादन आसपास के इलाकों में होता था, रेलवे जंक्शन नजदीक था और पानी के साथ ईंधन भी सही तरीके से मौजूद था। लेकिन कारोबार की शुरुआत में ही जमशेद जी टाटा को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और अपने जो उनके पार्टनर थे, जो साझेदार थे, उनको रुपए देने के लिए, उनका हिस्सा देने के लिए अपनी जमीन, अपना मकान, उन्हें सब कुछ बेचना पड़ा था। और इतना ही नहीं, इसके अलावा 1887 में खरीदी गई स्वदेशी मिल्स में उनका पूरा पैसा लग गया और वो एक तरीके से आर्थिक संकटों से घिर गए। लेकिन जमशेद जी टाटा ने हिम्मत नहीं हारी और इन सभी संकटों से उभरे। जमशेद जी एक अलग तरीके के व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्होंने न केवल कपड़ा बनाने के नए नए तरीके अपनाए, बल्कि अपने कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों का भी खूब ख्याल रखा। उनके भले के लिए जमशेद जी ने अनेक नई और बेहतर श्रम नीतियां बनाई और इस नजर से भी वो अपने समय से कहीं आगे थे। सफलता को कभी उन्होंने अपनी जागीर नहीं समझा, बल्कि उनके लिए उनकी सफलता उन सब की सफलता थी जो उनके साथ काम करते थे। जमशेद जी टाटा ने जब कारोबार शुरू किया तब देश पर अंग्रेजों की हुकूमत थी और उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता से ही राजनीतिक स्वतंत्रता का रास्ता बनता है। जमशेद जी टाटा के दिमाग में 3 बड़े विचार थे। एक, अपनी लोहा और स्टील कंपनी खोलना, दूसरा, जगत प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र स्थापित करना और तीसरा, जल विद्युत परियोजना लगाना। लेकिन दुर्भाग्य से उनके जीवन काल में तीनों में से कोई भी सपना पूरा न हो सका। पर वो एक बीज वो बो चुके थे और एक ऐसा बीज जिसकी जड़ें उनकी आने वाली पीढ़ी ने अनेक देशों में फैलाई। लेकिन जो एकमात्र सपना वो पूरा होता देख सके वो था होटल ताज। ये दिसंबर 1903 में 4 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से तैयार हुआ था। इसमें भी उन्होंने अपनी राष्ट्रवादी सोच को दिखाया था। दरअसल उन दिनों स्थानीय भारतीयों को यूरोपियन होटल में घुसने नहीं दिया जाता था और जमशेद जी टाटा का होटल ताज इसी दमनकारी नीति के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। जमशेद जी 19 मई 1904 को इस दुनिया को छोड़कर जरूर चले गए, लेकिन उनकी सोच, उनका मिशन, उनके इरादे आने वाली पीढ़ी ने आगे बढ़ाए और वो रतन टाटा तक पहुंचे। और रतन टाटा का भी कार्यकाल कमोवेश ऐसा ही रहा, जिसमें उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में, अपने पूरे जीवन में लोगों की भलाई के लिए काम किया और दानवीर भी कहलाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए आज तक डिजिटल।